हे गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। गाइस कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड से में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड जो है BP 3020 है। उसके यहाँ पर हम 2 मार्क्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड गाइस इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 5 तक के जितने भी लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ से जाके आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे इन सभी को अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाते हो तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको उस वीडियो को भी अच्छे से वॉच कर लेना है। एंड गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। एंड गाइज वीडियो को लाइक भी आपको कर देना है, कि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो गाइज जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है एंड बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करके एग्जाम देने जाना है। कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा है व्हाट इज हकल रूल्स। तो यहाँ पे हकल रूल क्या होता है उसके बारे में आपको इसमें सिंपली डिफाइन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफ़ी टाइम में क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे जो हकल रूल है वो यही बताता है कि यहाँ पर जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें सिंपली अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसके केमिकल बिहेवियर जो होता है उसके जैसे मिलते जुलते रहते हैं, तो उसी को सिंपली यहाँ पे हकल रूल बोलते हैं। एंड हकल रूल जो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है रूल को फॉलो करता है। जैसे कि एग्जांपल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो हकल रूल है इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे 4n जो है यहाँ पे इंटीग्रल है, जो कि 0 1 2 3 4 9 हो सकता है। तो यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देन यहाँ पर 4n+2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन जैसे थे यहाँ पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देन यहाँ पे 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन यहाँ पर n जब हम करेंगे इस टाइप से तो यहाँ 4 इसके डिवाइडेड में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो n होगा उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस टाइप से हकल रूल हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा है डिफाइन एरोमेटिसिटी। मतलब यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होता है उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरोमेटिसिटी जो होती है कुछ कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि मतलब एस की स्टेबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीलोगलाइजेशन जो पाई इलेक्ट्रॉन का होता रहता है इसके थ्रू यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं सिंपली एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एंड यही इसके बिहेवियर के कारण इसे सिंपली यहाँ पर एरोमेटिसिटी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिखना था। अगर आप लोग इतना कंटेंट अच्छे से लिख लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे DDT सैकरिन क्लोरामाइन टी जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में सिंपली आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि DDT जो है इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, एंड यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप लोग ड्रा करके याद कर सकते हैं। एंड आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में तो वहाँ पर आप लोगों को एक PDF मिल जाएगी, जिसमें कि जितने भी हमारे स्ट्रक्चर एंड यूजेस दिए हैं वो सभी की PDF मिल जाएगी, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसे सिंपली एज ए इंसेक्टिसाइड डेवलप किया गया था इन द सेकंड हाफ ऑफ वर्ल्ड वॉर। मतलब जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें मतलब इंसेक्टिसाइड के रूप में इसको डेवलप किया गया था मलेरिया एंड टाइफाइड जो थे उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड DDT जो होता है वो एक इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड होता है पार्टिकुलरली फॉर मॉस्किटोज फ्लाइज एंड क्रॉप पेस्ट। मतलब यहाँ पर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज एंड क्रॉप पेस्ट जो होते हैं उन सब के लिए एक इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड होता है। एंड DDT जो होता है इसे सिंपली अदर डिजीज जैसे कि येलो फीवर हो गया, डेंगू फीवर हो गया, तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सिंपली DDT के स्ट्रक्चर एंड यूजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सैक्रिन। तो सैक्रिन के बारे में आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से ड्रा कर देना। देन यहाँ पर आपको इसके यूजेस लिख देने हैं कि इसको एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। एंड इसका वाइडली यूज कैलोरी फ्री शुगर के रूप में किया जाता है। मतलब डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें कैलोरी फ्री शुगर जो होती है उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका यूज किया जाता है। एंड ये सिंपली जो सैक्रिन होता है उसको सिंपली वेरियस विटामिन सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन जो होती हैं उसमें सिंपली ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर सैक्रिन के बारे में हो जाएगा इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस। एंड नेक्स्ट आती है क्लोरामाइन टी। क्लोरामाइन टी जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। और इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रा कर देना है इस टाइप से, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो इस टाइप से आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। एंड यहाँ पर इसके यूजेस जैसे कि
ये सिंपली एज जर्मिसाइड यूज होता है, मतलब जर्म्स वगैरह जो होते हैं उनको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड बर्न्स एंड वाउंड्स यानी जो हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं या फिर कोई घाव हो जाता है, तो उसमें सिंपली इसका यूज किया जाता है। एंड इसे सिंपली ओरल माउथ वॉश की तरह यूज करते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर क्लोरामाइन टी, सैक्रिन एंड डीडीटी के यूजेस के बारे में लिख देना था। इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। अगर आप लोग अच्छे से इसको लिख देते हैं तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड गाइस इसी टाइप से आपको प्रेजेंट करना है हर एक क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, सेम इसी टाइप से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बेंजीन का है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेंजीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर बना देना है, यहाँ पर उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा लिख देना है कि ऐसी फिनोमिना होते हैं जिसमें कि 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर जो होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के बनाए जा सकते हैं। उसमें जो एटम्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो आइडेंटिकल होती है, मतलब सेम होती है। तो वही जो प्रासय होती है उसी को सिंपली यहाँ पे रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, इस टाइप से यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो इनके बांड होंगे डीलोकलाइज बांड, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मूव करते रहेंगे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। देन यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन यहाँ पर इस टाइप से होने के बाद यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये सिंपली इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें पूछा है, गिव द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन और ड्रा एनी 4 स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब यहाँ पर आपको ऑर्बिटल पिक्चर जो है बेंजीन का उसको ड्रा कर देना है, उसके बारे में थोड़ा लिख देना है। एंड यहाँ पर आपको या फिर एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनके 4 स्ट्रक्चर ड्रा कर देने हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से बेंजीन जो होता है इसका ऑर्बिटल पिक्चर हो जाता है। आप लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, वहीं पर मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। हर एक क्वेश्चन को जो कि हर एक यूनिट से बन सकते हैं उनको मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर बेंजीन उसका ऑर्बिटल पिक्चर ड्रा कर देना। एंड यहाँ पर एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है जो कि 4 है उसको ड्रा कर देना, जैसे कि नेपथलीन हो गया, इसमें कि 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहती है, एक होती है फिनाल एंड एक होती है एंथ्रासिन एंड टोलुइन। तो इस टाइप से ये 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएंगी। इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में इसमें सिंपली आपको एक नोट लिखना है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है एक फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, जिसमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो होता है रिप्लेस करता है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को फ्रॉम एनी एरोमेटिक रिंग, उसी को सिंपली यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख रहे होंगे, इस टाइप से यहाँ पे बेंजीन की रिंग हो जाएगी। एंड यहाँ पर हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल जो होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होगा यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। एंड जब रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल था वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड न्यूक्लियोफाइल एंड हाइड्रोजन जो था उसका यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा एंड कैटालिस्ट फ्री हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में एंड उसका एग्जाम्पल या फिर उसकी रिएक्शन लिख देनी है। एंड यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म होते हैं कुछ, जैसे कि अगर आप लोग डीप में पढ़ते हैं या फिर लॉन्ग वाली वीडियो देखते हैं तो उसमें हर एक रिएक्शन जो है जैसे कि नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडरक्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन है, तो उनकी मैकेनिज्म हो जाएंगी। तो यही सिंपली 3 मैकेनिज्म होती हैं। जैसे एक होती है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड होती है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटान होता है। एंड थर्ड होती है लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो यही 3 मैकेनिज्म जो होती हैं इससे पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इनकी मैकेनिज्म होती हैं। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिख देना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो इसमें पूछा है, व्हाट इज फिनॉल एंड व्हाई फिनॉल इज एसिडिक नेचर, मतलब आपको यहाँ पर फिनॉल क्या होता है उसके बारे में लिख देना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। एंड यहाँ पे फिनॉल जो होती है वो एसिडिक नेचर में क्यों होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ फिनॉल के बारे में सबसे पहले लिख देना है कि फिनॉल जो होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, जिसमें कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो होता है डायरेक्टली अटैच होता है फिनल रिंग के थ्रू। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इस टाइप से फिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है OH ग्रुप ये डायरेक्टली फिनल रिंग के साथ अटैच्ड है। एंड फिनाइल जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन रॉक होता है जो कि वोलेटाइल नेचर में होता है। एंड सिंपली स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है, इसलिए इसकी हैंडलिंग वगैरह जो है बहुत ही केयरफुली की जाती है, क्योंकि इसमें एक टेंडेंसी होती है कि ये मतलब केमिकल बर्न्स वगैरह जो है उसको काज कर सकता है। मतलब ये बॉडी जो है उस पर अगर गिर जाए या फिर किसी भी चीज़ पे गिर जाए तो उसको जला भी सकता है। तो ये फिनाइल के बारे में हो जाएगा। एंड उसकी एसिडिटी के बारे में बात करते हैं कि फिनाइल एसिडिक इन नेचर क्यों है। काफ़ी टाइम यही क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे एसिडिटी या फिनाइल जो है मतलब एसिडिक इन नेचर में क्यों, उसके बारे में लिखिए। तो आपको मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताने वाला है। अगर आप लोग यहीं लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है कि एसिडिटी जो फिनाइल की होती है मतलब इसमें एक एबिलिटी होती है कि हाइड्रोजन आयन जो है उनको लॉस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करते रहते हैं।
तो इसीलिए फिनाल जो होती है हमारे एसिडिक इन नेचर होती है। जैसे कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आपको ड्रा कर देना है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको इस टाइप से ड्रा कर देना है, जैसे कि फिनाल का स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, एंड यहाँ पे जो OH होगा इसके बीच में बॉन्डिंग हो, तो यहाँ पे अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, देन यहाँ पे नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, एंड ये वाला बॉन्ड जो था इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे जब आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, एंड यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे, एंड यहाँ पे नेक्स्ट ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा जब, तो यहाँ पे पॉजिटिव जब होगा तो यहाँ एक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, देन यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो जब इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देन यहाँ पे जब नेगेटिव आ जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो नेगेटिव यहाँ शिफ्ट करेगा एंड ये डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, तो सेम इस टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो ये सिंपली इस टाइप से फिनाल जो है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये नेसेसरी नहीं कि आप लोग इसको भी बनाएं, लेकिन यहाँ तक बहुत ही नेसेसरी है। तो आप लोग इसको 1-2 बार ड्रा कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है, आप लोग अगर जितना ही इसको लिखते हैं तो उतना ही आपको समझ में आती है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो आपको हर एक चीज़ को लिख के लर्न करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो इसमें पूछा है, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्रिसाल एंड रिसार्सिनल। मतलब यहाँ पे रिसार्सिनल क्रिसाल जो उसके यूजेस एंड स्ट्रक्चर के बारे में लिख देना है। तो यहाँ पे क्रिसाल जो होता है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, एंड यहाँ पे रिसार्सिनल जो होगा उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रिसाल के स्ट्रक्चर में यहाँ पे CH3 होता है, एंड यहाँ पे रिसार्सिनल के स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से होगा, एंड इसके यूजेस वगैरह सेम हो जाएंगे। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पे यूजेस हल्का-फुल्का मिलता-जुलते भी लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसके यूज हो जाएंगे एज ए स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड की तरह इसको यूज करते हैं। इट इज़ यूज एज डिसइंफेक्टेंट, मतलब डिसइंफेक्टेंट की तरह इसको यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, लो कंसंट्रेशन एंड इसे सिंपली वुड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। तो ये सिंपली क्रिसाल एंड रिसार्सिनल के बारे में हो जाएगा। यूजेस सेम ही रहेंगे, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह इसको भी यूज करते हैं, एंड इसको सिंपली रेडिनेंस वगैरह जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई स्किन डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब आप लोग अगर यूजेस मिलते-जुलते लिख देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो इसमें पूछा है, व्हाट इज एरिल डायजोनियम साल्ट्स, गिव इट्स यूजेस। मतलब यहाँ पे एरिल डायजोनियम साल्ट क्या होते हैं उसके यूजेस के बारे में भी लिख देना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसके बारे में लिख देना है कि ऐसे कंपाउंड होता है जिसमें कि नाइट्रोजन जो होता है उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, या फिर नाइट्रोजन जो होता है उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है किसी भी एरोमेटिक रिंग में, जिसमें कि क्लोरीन साल्ट जो होता है प्रेजेंट होता है, तो उसी को सिंपली यहाँ पे एरिल डायजोनियम साल्ट बोलते हैं। जैसा कि इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम साल्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कि बेंजीन रिंग जो है मतलब एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में इसका नाइट्रोजन एंड इसका क्लोरीन साल्ट जो होगा प्रेजेंट होगा, तो ये सिंपली एरिल डायजोनियम साल्ट हो जाएगा। एंड इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसके यूज सिंपली हो जाएंगे एज अ डाई सिंथेसिस में इसका यूज करते हैं, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रिंटिंग एंड फूड इंडस्ट्री जो होती है उसमें इसको यूज करते हैं, एंड सिंपली सिंथेसिस जो होती है फार्मास्यूटिकल कंपाउंड की उसमें भी इसका यूज करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक होंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होंगे, तो इन सब की सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट क्वेश्चन में लिख देना था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जिसमें कि पूछा है, वाई एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक एमीन्स। मतलब यहाँ पे एरोमेटिक एमीन जो होते हैं वो एलिफैटिक एमीन जो होते हैं उनसे लेस बेसिक क्यों होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एरोमेटिक एमीन जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एलिफैटिक एमीन से। कि यहाँ पे एरोमेटिक एमीन जो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन एटम पे वो डीलोकलाइज होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस जो होता है वो होता रहता है विद द एरोमेटिक रिंग। मतलब यहाँ पे एरोमेटिक रिंग जो होती है उसमें रेजोनेंस होता रहता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर जो होते हैं उनको डोनेट करने के लिए लेस अवेलेबल होते हैं, देयरफॉर रिड्यूसिंग इट्स बेसिसिटी, जिसलिए इसकी बेसिसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बट इन केस ऑफ एलिफैटिक एमीन, मतलब एलिफैटिक एमीन के केस में यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं वो मोर रेडली अवेलेबल होते हैं डोनेट करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है, मतलब डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, मतलब रिंग इसमें कोई प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस टाइप से हमारे एरोमेटिक एमीन जो होते हैं लेस बेसिक होते हैं एलिफैटिक एमीन से। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर एनिलीन जो है या फिर एरोमेटिक एमीन है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देना है इस टाइप। अगर आप लोग इसमें बेसिसिटी पूछी तो उसमें स्ट्रक्चर भी बना देंगे, तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट क्वेश्चन में लिखना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें पूछा है, डिफाइन एरोमेटिक एसिड्स विद एग्जांपल। मतलब यहाँ पे एरोमेटिक एसिड क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे कि एरोमेटिक एसिड जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जैसे कि कोई एरोमेटिक रिंग है उसमें से एक हाइड्रोजन एटम जो हो रिप्लेस हो, उसकी जगह पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो हो अटैच हो, तो वो एक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि सिंपली एरोमेटिक एसिड बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बेंजीन रिंग हो गया, एंड यहाँ पे COAH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जो होगा अटैच होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो ये सिंपली बेंजोइक एसिड हो जाएगा।
तो ये सिंपली एरोमेटिक एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट सैलिसिलिक एसिड, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फिनिल रिंग है एंड यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एंड यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये सिंपली सैलिसिलिक एसिड होगा। इसी टाइप से यहाँ पे एंथ्रानिलिक एसिड हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एरोमेटिक एसिड क्या होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कि पूछा है व्हाट आर फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस या फिर फैटी एसिड। मतलब यहाँ पे फैट, ऑयल एंड वैक्स एंड फैटी एसिड क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है, जिसका कि चांस है 2 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फैट के बारे में लिख देना कि फैट जो होते हैं सॉलिड और सेमी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि फैट जो होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन किए रहते हैं, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, इन सभी को लार्ज अमाउंट में कंटेन किए रहते हैं जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। एंड जो हमारे फैट होते हैं हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया बटर, ऑयल एंड नट्स एंड मीट्स। तो ये सिंपली इसका एग्जांपल हो जाए। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल के बारे में। तो ऑयल जो होते हैं लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है उस पर ऑयल लिक्विड होते हैं, क्योंकि ऑयल जो होते हैं लार्ज अमाउंट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनको कंटेन किए रहते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड हो गया, लिनोलिक एसिड हो गया। एंड यहाँ पे जो ऑयल होते हैं लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल। मस्टर्ड ऑयल बोले तो सरसों का ऑयल हो गया एंड मूंगफली का तेल जो होता है वो सिंपली ऑयल के एग्जांपल हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे लिख देना है फैट एंड ऑयल के बारे में। एंड नेक्स्ट है वैक्स। तो वैक्स के बारे में लिख देना है कि वैक्स जो होते हैं एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि मतलब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनको हीट किया जाता है। मतलब वैक्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर जो होगा उस पर सॉलिड होंगे, लेकिन उसमें जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिंपली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक, कैंडल्स, पेंट्स। मतलब ये सिंपली कॉस्मेटिक्स, कैंडल्स एंड पेंट्स वगैरह जो होती है उसमें यूज किए जाते हैं। तो इस टाइप से आपको वैक्स के बारे में लिख देना है। देन आपको यहाँ पर इसका एग्जांपल लिख देना है कि पैराफिन वैक्स होगा, बीज वैक्स होगा। तो इस टाइप से ऑयल एंड वैक्सेस के बारे में हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोग इसी टाइप से लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के बारे में लिख, फैटी एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसके साथ एक एलिफेटिक चेन जो होती है, जो कि लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, जो कि सैचुरेटेड हो सकती है या फिर अनसैचुरेटेड हो सकती है। मतलब यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब है कि फैटी एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसमें कि एक लॉन्ग एलिफेटिक चेन प्रेजेंट होती है, जो कि 12 से 20 कार्बन की चेन होती है, जो कि सिंपली यहाँ पे सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो सकती है चेन या फिर डबल बॉन्ड हो सकती है। तो ये सिंपली फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में होगा मिरिस्टिक एसिड होगा, स्टेरिक एसिड होगा, ओलोइक एसिड होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मिरिस्टिक एसिड में आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से यहाँ पर इसका एग्जांपल हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। 12 कार्बन जो होंगे उनकी लॉन्ग चेन प्रेजेंट होगी। इसी टाइप से स्टेरिक एसिड जो होगा एंड ओलोइक एसिड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड होगा। ओलोइक एसिड जैसे कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे सिंपली मिरिस्टिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड जो है सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिख देना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो इसमें पूछा है व्हाट इज मूफा एंड पूफा विद एग्जांपल। मतलब यहाँ पे मूफा एंड पूफा क्या होता है उसके बारे में लिख देना और उसके एग्जांपल भी लिख देने हैं। तो मूफा जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पूफा का फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब पिछला जो एग्जाम होता था उसमें एक क्वेश्चन आया था मूफा एंड पूफा का, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि पूफा एंड मुफा क्या होता है। तो आपको इसको भी पढ़ लेना क्योंकि इसके भी चांस है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुफा जो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें कि 1 डबल बॉन्ड जो होता है उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर ओलोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंपली 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। एंड नेक्स्ट है पूफा। तो पूफा जो होते हैं जैसे कि वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें कि मल्टीपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लिनोलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें कि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड जो है मल्टीपल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो ये सिंपली पूफा का एग्जांपल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 जो इसमें पूछा है व्हाट इज एसिड वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू। मतलब यहाँ पे एसिड वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो एसिड वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि एसिड वैल्यू जो होती है उसको डिफाइन किया गया है कि एसिड वैल्यू जो होता है वह मतलब एक नंबर होता है मिलीग्राम ऑफ केओएच में, जो कि रिक्वायर्ड होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्री फैटी एसिड को, जो कि 1 ग्राम फैट और ऑयल जो होता है सैंपल उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उसी को सिंपली यहाँ पे एसिड नंबर बोलते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला एक होगा एसिड वैल्यू इज इक्वल टू 5.61 इंटू एन अपन डब्ल्यू, यानी एन जो है यूनिट की रीडिंग जो हो जाएगी एंड यहाँ पे डब्ल्यू जो होगी वो सैंपल की रीडिंग हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसमें एसिड वैल्यू के बारे में लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आयोडीन वैल्यू के बारे में पूछा था। तो आयोडीन की वैल्यू के बारे में लिख देना कि आयोडीन वैल्यू जो होता है या फिर आयोडीन नंबर के नाम से जिसे जानते हैं, वो एक नंबर होता है ग्राम ऑफ आयोडीन में, जो कि मतलब ऐड किया जा सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के बीच में, जो कि प्रेजेंट होता है 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल में। तो उसी को सिंपली यहाँ पे आयोडीन वैल्यू बोलते हैं। इसका एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड है उसमें, जैसे कि आयोडीन मोनोक्लोराइड जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे डाई हाइड्रोजनेटेड बॉन्ड जो होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे आयोडीन वैल्यू के बारे में लिख देना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो इसमें पूछा है
व्हाट इज RM वैल्यू एंड सैपोनिफिकेशन वैल्यू। तो यहाँ पे RM वैल्यू जो उसका फुल फॉर्म होता है रिचर्ड मिशेल वैल्यू, जिसको कि आपको लर्न कर लेना है। इसको भी लिख देना है कि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। RM वैल्यू जो होती है इक्वल नंबर होते हैं मिलीग्राम ऑफ 0.1 नॉर्मल QH सॉल्यूशन का, जो कि रिक्वायर्ड होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए वोलाटाइल ऑयल सॉल्युबल फैटी एसिड को, जो कि ऑब्टेन होते हैं 5 ग्राम ऑफ फैट से। उसी को सिंपली RM वैल्यू बोलते हैं, जिसका कि फार्मूला होता है RM वैल्यू इक्वल टू 1.10 T1 माइनस T2। तो इस टाइप से इसके बारे में हो जाएगा। जैसे कोई सिग्निफिकेंस होता है कि RM वैल्यू जो होता है मेजर होता है वोलाटाइल वाटर सॉल्युबल एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फैट, मतलब फैट के जो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि वोलाटाइल वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको मेजर करने के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे सैपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में पूछा था। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो होती है एक नंबर होता है मिलीग्राम ऑफ NaOH, जो कि मतलब यूज होता है सैपोनिफाइंग करने के लिए 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल सैंपल को, तो उसी को सिंपली यहाँ पे सैपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। एंड यहाँ पे इसका कुछ फार्मूला है जिससे कि सैपोनिफिकेशन इज इक्वल टू 28.05 B माइनस A/W। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सैपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में लिख देना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो इसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिफिकेशन एंड ड्राइंग ऑफ ऑयल, मतलब यहाँ पे ड्राइंग ऑयल जो क्या होते हैं उनके बारे में लिख देना है। रेंसिडिफिकेशन या फिर रेंसिडिटी ऑफ ऑयल जो होती है उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पे रेंसिडिटी जो होता है एक टर्म होता है जिससे कि सिंपली यूज किया जाता है कि मतलब कोई सब्सटेंस या फिर फूड है उसका जो ऑर्डर है मतलब वो अनप्लीजेंट है या फिर फ्लेवर जो उसका अनप्लीजेंट है, तो उसको डिनोट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड रेंसिडिफिकेशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस होती है फैट एंड ऑयल का, मतलब यहाँ पे कोई फैट या ऑयल है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से भी हो सकती है या फिर इनकम्प्लीट भी हो सकती है। जब हम उसको एयर या फिर लाइट के कंटेक्ट में छोड़ देंगे या फिर मॉइस्चर के कंटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन जो होगी वो काज हो जाएगी, तो उसी को सिंपली यहाँ पे रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑयल या फिर ड्राइंग ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे ड्राइंग ऑयल जो होती है एक ऐसे ऑयल होते हैं जो कि मतलब हार्डनेस होते हैं टच में, जैसे कि जिन्हें छूने पर वो हमें हार्ड फील होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फिल्म जो होती है आफ्टर पीडीएफ। तो यहाँ पे ड्राइंग ऑयल जो होते हैं एक ऐसे ऑयल होते हैं जो कि मतलब हार्डनेस और टच करने पर मतलब टच करने पर ये हार्डनेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फिल्म जो होती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू एयर, मतलब यहाँ पे एक पीरियड एयर में खुला छोड़ने के बाद वो सिंपली हार्ड हो जाते हैं, तो ये सिंपली ड्राइंग ऑयल होते हैं। एंड द हार्डनेस थ्रू केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो हार्डनेस होती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होती है, क्योंकि ऑयल जो होते हैं उसके कंपोनेंट जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रॉस लिंक एक्शन करते हैं, जिसके थ्रू उसमें हार्डनेस जो होती है आ जाती है। ड्राइंग ऑफ ऑयल जो होती है उसी को सिंपली ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे कोई ऑयल जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड एक हार्ड या फिर ड्राई फिल्म जो होती है उसका फॉर्मेशन करता है, तो सिंपली ड्राइंग ऑफ ऑयल या फिर ड्राइंग ऑयल हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसके एग्जांपल है कुछ, जैसा कि लिंसीड ऑयल हो गया, पॉपी सीड ऑयल हो गया एंड वॉलनट ऑयल हो गया। एंड अगर आप लोग इतना कंटेंट लिखते हो तो आपको आसानी से 2 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो इसमें पूछा है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डाइफिनिल मीथेन एंड ट्राइफिनिल मीथेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे डाइफिनिल मीथेन जो इसका स्ट्रक्चर बना देना है, इसके यूजेस लिख देने हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब मेडिसिनल कंपाउंड जो होते हैं उनके प्रिपरेशन में इनका यूज किया जाता है। एंड इसे सिंपली मतलब डाइज एंड पिगमेंट्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। एंड इसे सिंपली पॉलीमर्स एंड रेजिस के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये सिंपली डाइफिनिल मीथेन के बारे में हो जाएगा एंड ट्राइफिनिल मीथेन के सेम इसी टाइप से यूजेस हो जाएंगे एंड इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो इसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, मतलब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उनके बारे में लिख देना है। तो पॉलीसाइक्लिक या फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कि एक केमिकल कंपाउंड जो होते हैं मतलब कंटेन किए रहते हैं कार्बन हाइड्रोजन का, लेकिन वो जो होते हैं मल्टीपल एरोमेटिक रिंग से मिलकर बने होते हैं, तो उसी को सिंपली हमें पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। पॉली मीन्स होता है बहुत एंड न्यूक्लियर मीन्स होता है मतलब रिंग्स वगैरह हो गए एंड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत से रिंग जो होती है आपस में मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को सिंपली हमें पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेपथलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर कोई इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 जो इसमें पूछा है गिव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेपथलीन, मतलब नेपथलीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिख देना है। तो नेपथलीन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इस टाइप से होंगी, आप लोग देख सकते हैं, एंड यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बना देना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो इसमें पूछा है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ नेपथलीन एंड फिनेंथ्रीन। यहाँ पे नेपथलीन एंड फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में लिख देना कि यहाँ पे नेपथलीन जो होता है तो उसे सिंपली प्लास्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। एंड ये सिंपली यूज होता है जब प्रिकर्जर फॉर डाइज एंड पिगमेंट जो होता है उनमें प्रिकर्जर की तरह यूज होता है। एंड इसे सिंपली यूज करते हैं सॉल्वेंट क्लीनिंग एजेंट की तरह। जो नेपथलीन होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसके यूजेस लिख देने हैं एंड इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। फिनेंथ्रीन के बारे में इसके यूजेस लिख देने हैं, फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है।
एंड एंथ्रासिन का भी स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, काफ़ी टाइम एंथ्रासिन भी पूछ लेता है, तो आपको यूजेस मतलब सेम ही लिख देना है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि मेन जो होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर ही होते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर कैसे भी करके लर्न करके एग्जाम देने जाना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो इसमें पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल स्ट्रेन, मतलब एंगल स्ट्रेन क्या होता है, उससे आप क्या समझते हो उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन जो होता है उसे सिंपली वेयर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो एंगल स्ट्रेन होता है वो एंगल डिफरेंस होता है बिटवीन डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल, मतलब डिजायर्ड एंगल जो होगा जो कि 109 डिग्री 28 मिनट होगा एंड एक्चुअल एंगल, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को सिंपली एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है जैसे कि एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल, तो इस टाइप से आपको इतना इसमें लिखना था। एंड क्वेश्चन नंबर 22 जो इसमें पूछा है, गिव द अदर नेम ऑफ साइसे-मोहर थ्योरी एंड कोल्सन एंड मोफेट थ्योरी, मतलब यहाँ पे इसके सिनोनिम जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब दूसरे नेम से किस नेम से जानते हैं उसके बारे में लिख देना। तो जो साइसे-मोहर थ्योरी होती है उसको यहाँ पे स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, एंड कोल्सन एंड मोफेट थ्योरी जो होती है उसको यहाँ पे बेंट बॉन्ड और बनाना बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट क्वेश्चन में लिखना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो इसमें पूछा है, एक्सप्लेन कोल्सन एंड मोफेट्स थ्योरी और बनाना बॉन्डिंग, मतलब बनाना बॉन्डिंग जो क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है। तो यहाँ पे इसमें मतलब ये थ्योरी जो होती है कोल्सन एंड मोफेट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी या फिर बनाना बॉन्ड थ्योरी यही बताती है कि साइक्लोप्रोपेन जो होते हैं साइक्लोएल्केन में सबसे लेस स्टेबल क्यों होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मतलब साइक्लोप्रोपेन जो होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वीकर होते हैं, नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से वीकर होते हैं, क्योंकि इसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। डीज बॉन्ड बेंड टुगेदर, मतलब बॉन्ड जो होते हैं एक दूसरे के साथ मुड़े होते हैं, यहाँ पे लेस ओवरलैपिंग होती है देन सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उनसे यहाँ पे लेस ओवरलैपिंग होती है। सिंपली बनाना जो होता है उसी की तरह दिखते हैं, तो इसलिए सिंपली इसको यहाँ पे बनाना बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप से साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा एंड ये सिंपली बनाना के शेप में दिखता है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंपली इसे बनाना बॉन्ड थ्योरी या फिर कुल्सन मोफेट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो इसमें पूछा है, गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन, मतलब साइक्लोएल्केन जो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है कि यहाँ पे साइक्लोएल्केन में सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कौन होता है, लेस स्टेबल कौन होता है। तो यहाँ पे जैसा कि सबसे मोस्ट स्टेबल जो होता है वो साइक्लोपेंटेन होता है, सबसे लेस स्टेबल जो होता है साइक्लोप्रोपेन होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल साइक्लोपेंटेन होगा, देन यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन, तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा जैसा कि इसी टाइप में इसमें लिखा है आप लोग देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि पूछा है राइट द डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन, मतलब यहाँ पे इथेन जो होता है उसके डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो इथेन जो होता है उसका सिंपली केमिकल फार्मूला होता है CH3CH3 होता है। When ethane and ethane molecule rotate about its कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टू कन्फर्मेशंस आर फाउंड, मतलब यहाँ पे इथेन जो होता है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में जब रोटेट किया है तो यहाँ पे 2 कन्फर्मेशंस फॉर्म होते हैं, एक होता है स्टेगर्ड एक होता है क्लिप्स्ड। स्टेगर्ड जो होता है यहाँ पे लीस्ट स्टेबल होता है, मतलब कम स्टेबल होता है, इसमें एनर्जी होती है उसकी ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। यहाँ पे क्लिप्स जो होता है मतलब मोस्ट स्टेबल होता है, इसको सिंपली रोटेट होने के लिए लेस एनर्जी की नीड होती है। तो इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्टेगर्ड हो जाएगा, इसको हम 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे यहाँ पे तो इक्लिप्स हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिख देना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो उसमें पूछा है डिफाइन साइक्लोएल्केन, मतलब साइक्लोएल्केन क्या होता है उसके बारे में आपको लिख देना है। तो साइक्लोएल्केन जो होते हैं क्लास होते हैं हाइड्रोकार्बन की जो कि कंसिस्ट किए रहते हैं कार्बन एटम को, इसमें कि मतलब एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, लेकिन हर एक कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जो होते हैं बाइंड होते हैं, तो उसी को सिंपली यहाँ पे साइक्लोएल्केन बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन हो, जैसा कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा एंड ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। तो ये सिंपली साइक्लोएल्केन के बारे में हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसमें पूछा है मेंशन 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनाल, मतलब फिनाल जो होता है उसके 2 क्वालिटेटिव टेस्ट जो उनके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फिनाल के जितने भी क्वालिटेटिव टेस्ट हैं इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कि यहाँ पे कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट फिनाल के लिए होते हैं। एक होता है लिटमस टेस्ट, एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एक होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, एक होता है सॉल्बिलिटी टेस्ट एंड एक होता है फथेलिन डाई टेस्ट। तो यहाँ पे 5 टेस्ट होते हैं, लेकिन आपको 2 टेस्ट जो है इनमें से किसी 2 टेस्ट के बारे में लिख देना है। तो जैसे कि फिनाल जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, या यही शो करता है कि फिनाल जो एसिडिक नेचर में होता है, तो ये सिंपली लिटमस टेस्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है मतलब एक्वा सोल्यूशन लेते हैं फिनाल का, देन उसमें हम एक्सेस में मतलब ब्रोमीन वाटर जो होता है उसको ऐड करते हैं, देन यहाँ पे येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये सिंपली प्रेजेंस ऑफ फिनाल जो होती है उसको शो करता है। तो ये सिंपली 2 टेस्ट हो जाएंगे फिनाल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 जो इसमें पूछा है डिफाइन ईस्टर वैल्यू एंड स्टिल वैल्यू, मतलब ईस्टर वैल्यू एंड स्टिल जो वैल्यू है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना कि ये क्या होती हैं।
तो यहाँ पे जैसे कि एस्टर वैल्यू के बारे में लिख देना है कि इट इज़ अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ केओएच, मतलब यहाँ पे एस्टर वैल्यू जो होती है एक नंबर होती है मिलीग्राम ऑफ केओएच में, जो कि रिक्वायर्ड होती है सैपोनिफाइंग करने के लिए एस्टर को, जो कि 1 ग्राम ऑफ फैट ऑयल सैंपल जो होता है उससे ऑब्टेन होता है। इसी को सिंपली यहाँ पे हम एस्टर वैल्यू बोलते हैं। एंड यहाँ जो एस्टर वैल्यू होता है एक डिफरेंस होता है सैपोनिफिकेशन एंड एसिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। एंड एस्टर वैल्यू क्या होता है, तो एस्टर वैल्यू जो होता है उसको डिफाइन किया गया है, नंबर होते हैं मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड का, जो कि रिक्वायर्ड होती है डाइलेट करने के लिए 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल सैंपल को। तो एस्टिल नंबर जो होता है एक मेजर होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन फैट और ऑयल में, मतलब यहाँ पे एस्टिल नंबर जो होता है वो कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है फैट एंड ऑयल में उसको मेजर करने का एक नंबर होता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर एस्टर वैल्यू एंड एस्टिल वैल्यू के बारे में लिख देना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 जो इसमें पूछा है, गिव द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनल एंड एनिलीन, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको रिसोर्सिनल हो गया, एनिलीन हो गया, फिनाल हो, इन सब के आपको यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर लर्न कर लेने हैं। यहाँ पे जैसे कि रिसोर्सिनल जो होता है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आइडिया एनिलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही लिखा है, निजी लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो इसमें पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीटल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मतलब फ्रीटल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन जो रिएक्शन होती है क्या होती है उसके बारे में लिख देना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी टाइम में 7 मार्क्स में आता है, तो आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रीटल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो होती है एक ऐसी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें कि मेथिल क्लोराइड जो होती है रिएक्ट करती है एरोमेटिक रिंग के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एडिक टॉलिन जो होती है उसका फॉर्मेशन करती है। तो उससे को सिंपली यहाँ पे फ्रीटल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है टॉलिन जो होगी रिएक्ट करके मेथिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे टॉलिन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सिंपली फ्रीटल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। फ्रीटल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे बेंजीन जो होगी रिएक्ट करेगी एसिड क्लोराइड के साथ, जैसे कि एसिटिल क्लोराइड है इसके साथ बेंजीन रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे एस्टोमिनोफिन यहाँ पे एरोमेटिक केटोन जो होगी उसका फॉर्मेशन होगा। तो यही सिंपली फ्रीटल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको भी अच्छे से लर्न कर लेना है। एंड आप लोगों को एक बार इन क्वेश्चन को सभी पढ़ के ही एग्जाम देने जाना है। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारे 2 मार्क्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।